अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और मैं द साइकोलॉजी टाइम्स के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है सैम्पलिंग। रिसर्च मेथड्स के अंदर सैम्पलिंग का बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम बात करें कि सैम्पलिंग है क्या, सैम्पलिंग की टाइप्स कौन सी हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आगे फर्दर टाइप्स आती हैं और कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर टाइप्स आती हैं, तो आज हम इनको इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सैम्पल बेसिकली एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है। कोई भी पॉपुलेशन हो, उसका अगर हम कहें कि सबसेट क्या है तो वो एक सैंपल होता है, उसको हम सैंपल बोलते हैं। इसके अलावा एक सैम्पलिंग फ्रेम होता है। सैम्पलिंग फ्रेम में हम बेसिकली एक मतलब एक एरिया होता है या एक हमारी जो पॉपुलेशन रिक्वायर्ड होती है, उसी पॉपुलेशन की डोमेन के अंदर रहते हुए हम अगर डाटा कलेक्शन करते हैं या हम लोगों के सैंपल्स लेते हैं उसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के, तो हम उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। ये बेसिकली हमारी स्टडी पॉपुलेशन होती है, लिस्ट ऑफ स्टडी हम जिसको कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर हमने अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर हमारी अगर रिसर्च है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हमारा एक सैम्पलिंग फ्रेम होगा कि हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लेने, इसके अलावा हमने और लोग नहीं लेने। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन बेसिकली हमारा वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक सैम्पलिंग साइज़ है। सैम्पलिंग साइज़ में बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सैंपल कितना होना चाहिए, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए और मतलब कितना सैंपल हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी एक रिसर्च मेथड के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब ये है कि एक सैम्पलिंग का मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 पे हमें अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, हमें अपनी टारगेट पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिसर्च के अंदर इंक्लूड होंगी, हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर वो चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिसर्च से एक्सक्लूड होंगी, इसका भी हमें फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। हमारी रिसर्च का बजट कितना होना चाहिए, जो सैंपल हम जो कलेक्ट करेंगे उनका रिपोर्टिंग जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। इसके बाद क्या हमारे साथ कोई एक्सपर्ट हमारी रिसर्च के साथ हमें एड करेगा, हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ें भी हम इस प्रोसीजर से पहले हम जो है वो लाजमी इसको हम देखते होते हैं। उसके अलावा हम डाटा एनालाइज कैसे करेंगे, एनालिसिस का ज़ाहिर प्रोसेस तो वो बात का है, लेकिन उससे पहले हमें हर एक चीज़ का सैम्पलिंग साइज़ और हर एक चीज़ का हमें पहले से कंफर्म होना चाहिए जो हम काम करने जा रहे होते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ डाटा कलेक्शन। के डाटा कलेक्शन से पहले या सैंपल सिलेक्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा जी, सैम्पलिंग की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नंबर 2 पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अ सैम्पलिंग मेथड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट इज नोन। मीन्स कि ऐसी पॉपुलेशन जिसके चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड नॉन हो। उसकी आगे हम फर्दर जब टाइप्स देखेंगे तो उसके अंदर आप जो है बड़े इजीली, मीन्स हम इन चीज़ों को बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम चीज़ों को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और हमें पता होता है कि हमने क्या मैकेनिज्म यूज़ करना है, एक सैम्पलिंग टेक्निक हमने कौन सी यूज़ करनी है, सैम्पलिंग मेथड हमने कौन सा यूज़ करना है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसका जो सबसे मेन बेनिफिट होता है, इसमें रिसर्चर की बायसनेस नहीं होती। मीन्स ये नहीं होगा कि अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरी पसंद या नापसंद से मैं अपने सैंपल को सिलेक्ट करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें एक जो रिसर्च मेथड आपको जो रूल्स बताती है सैम्पलिंग को कलेक्ट करने के लिए, या सैंपल एक बेसिकली सैंपल होता है एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, वो कुछ सैंपल्स हो सकते हैं, वो हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स के अंदर हो सकते हैं, बट वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अगर उसके अंदर आपकी पर्सनल बायसनेस आ जाएगी तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर जो चांसेस होते हैं उस रिसर्च मेथड की ऑथेंटिसिटी के, वो फिर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली रिलायबल होते हैं और रैंडम हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें रिसर्चर की बायसनेस नहीं होती। तो इसके कुछ इसकी टाइप्स हैं, हम उनकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम बिल्कुल बगैर किसी बायसनेस के हम सिंपली रैंडमाइज हम लोगों को मतलब रैंडमली हम लोगों से पूछते हैं कि एक पॉपुलेशन आपके सामने है, आप मिसाल के तौर पर मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो मार्केट में डिफरेंट लोग होंगे, तो जो बंदा आपको सामने नज़र आएगा आप उसका डाटा आप उसका डाटा ले लेंगे और उसके डाटा लेने के बाद आप मीन उसमें ये नहीं होगा कि नहीं ये इसको मैं सिलेक्ट करूँ इसको मैं ना सिलेक्ट करूँ। ओवरऑल पॉपुलेशन में से आप कोई 10 बंदे जो है ले लेते हैं रैंडमली, तो हम उसको कहते हैं कि इन्होंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मेथड यूज़ करके सैम्पलिंग की है। ये बेसिकली मोस्ट बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स की अगर हम बात करें। इसके बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज़ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ये बेसिकली पॉपुलेशन को दो या दो से ज़्यादा सब ग्रुप्स के ऊपर डिवाइड करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि दो तरह के स्टेटास बनाती है। आप ये पिक्चर के अंदर भी देख रहे होंगे कि इसमें मींस के अगर हम एक रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने से पहले हम मेल्स और फीमेल्स इनके दो अलहदा से जो है स्टेटास बना लेते हैं। इसके अलावा आगे हम इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं कि मेल्स के अंदर एल्डर्स इतने हैं और उसके अंदर जो है एडोलेसेंट्स इतने हैं। तो इसी तरह से हम इनके जो स्टेटस बनाने के बाद हम उसके बाद हम इनको सिलेक्ट कर इसकी जो है डाटा कलेक्शन करते हैं। तो अगर हम सिंपली लोगों को रेंडमाइज सेलेक्ट करेंगे तो वो हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और अगर हम उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में मींस उनको सिलेक्ट करके डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम कहेंगे द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद जो थर्ड इसकी टाइप है दैट इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में जो है जोग्राफिकली हम पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज से। बेसिकली क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम मिसाल के तौर पर इसकी मैं एक जो एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि हम यूएस की मींस कि यूएस एक बड़ा कंट्री है, उसकी इंटायर पॉपुलेशन में से 100 लोगों का सैंपल लेना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि 100 हम लोगों को किस तरह से अब सिलेक्ट करेंगे कि वो पूरे यूएस की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। उसका एक ही मेथड हो सकता है कि हम डिफरेंट क्लस्टर्स बना लेंगे। मिसाल के तौर पर उनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, हम हर स्टेट में से 10-10, 15-15 लोगों को जो है सिलेक्ट करके इस तरह से हम 100 का एक पूल बना लेंगे। उसके बाद हम उसकी डाटा कलेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम न्यूयॉर्क से हमने लोगों को 100 लोग जो वहाँ पे जा रहे थे उनमें से रैंडम हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने उसकी डाटा कलेक्शन कर ली और उसका हमने जो एनालिसिस कर दिया। तो ये थोड़ा सा जो है इसकी जो रिसर्च की ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके लिए अगर हम ये क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम इसकी डिफरेंट स्टेट्स में हम जाके 10-10, 15-15 लोगों का डाटा वहाँ से हम लेंगे, तो वो बेसिकली फिर पूरी यूएस को जो है वो डाटा रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि क्लस्टर मेथड या क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करके हमने अपनी डाटा कलेक्शन की है। इसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हम एवरी NTH इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं। NTH का मतलब हो गया 9th, 10th, 7th, 6th, 5th। मीन्स के एक क्लास है, एक मिसाल के तौर पर एक क्लास के अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं और मैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर से मैं लोगों का डाटा जो है ले रहा होता हूँ। तो मैं हर क्लास में जाके मैंने एक अपने माइंड में बनाया है कि मैं हर क्लास के 5th बच्चे का मैंने डाटा लेना है। ठीक है, तो मैं मींस 5th, 10th, 15th, 20th, 25th,
30th। तो इस तरह की अगर मैं सैम्पलिंग यूज़ करूँगा कि हर क्लास के अंदर, ये सिर्फ ये नहीं है कि वन क्लास के अंदर, उस क्लास में मीन्स के क्लास ए के अंदर से भी मैं इस तरह से अपनी डाटा कलेक्शन करूँगा, क्लास बी से भी इस तरह से करूँगा, क्लास सी में भी इस तरह से करूँगा। तो इसको हम कहेंगे कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके मैंने डाटा कलेक्शन की है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है कुछ रूल्स हैं कि हमने सैंपल को चूज़ कैसे करना है। नंबर 1 पे हमने केयरफुली चूज़ करना है, अपने टॉपिक को देखते हुए, कि हमारा टॉपिक किस लेवल का है, क्या वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के लेवल का है, क्या वो मल्टी इंस्टीट्यूट्स के लेवल का है, क्या वो कंट्री के लेवल का है, क्या वो स्टेट के लेवल का है। हमने उसके अकॉर्डिंग अपना सैम्पलिंग फ्रेम सिलेक्ट करना है और सैम्पलिंग फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हमने अपनी सैम्पलिंग टाइप भी बिल्कुल वैसे चूज़ करनी है। ये मोस्टली जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ये यूज़ होती है। इसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है दैट इज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसा कि इसका नेम शो हो रहा है कि सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विदाउट यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इसमें फिर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्ट नोन नहीं होता। मीन्स हमने कोई मैकेनिज्म इसमें यूज़ नहीं करना कि जो बंदा मिल रहा है उसका हम डाटा ले रहे हैं, या एवरी 5th बंदे का हमने डाटा लेना है, या हमने इसको ABC करके हमने डाटा लेना है। ऐसे नहीं होना इसमें। इसका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि इसमें रिसर्चर की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर बेसिकली मीन्स इसमें हम रिसर्चर की इंफॉर्मेशन के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि रिसर्चर की जो मालूमात होती है उसकी बेस के ऊपर हम जो है डाटा लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका इस टेक्निक का यूज़ करने का या सैम्पलिंग टाइप का यूज़ करने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि कुछ पॉपुलेशन इस तरह की भी होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं मिलती, या ह्यूमनली उन लोगों को सर्च करना, उन लोगों को लोकेट करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि रिसर्चर अपनी जजमेंट के ऊपर या अपनी जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर फिर उन चीज़ों की तरफ जाता है, सैंपल्स की तरफ जाता है और जाके उनसे डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं: कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम इसकी कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरफ आएंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है कि ऐसा डाटा या ऐसा सैंपल जो आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल हो, ईजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें बेसिकली हम लोगों को बड़ी आसानी से जो है रिक्रूट करते हैं, और इसमें ये बेसिकली इंटायर, वैसे अगर देखा जाए तो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें सामने इजीली मिल जाती है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि ये इंटायर पॉपुलेशन को ये मीट करता है तो इट वुड बी रॉन्ग, आई वुड से। बट इसमें ये है कि इसमें ये जो कन्वीनियंटली जो डाटा अवेलेबल होता है, एक रिसर्चर अपनी ईजीनेस के लिए ये सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज द कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। अब कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग इज सिमिलर टू द कन्वीनियंस सैम्पलिंग बट अ स्लाइट चेंज, स्लाइट अल्ट्रेशन हम कह सकते हैं इसके अंदर होती है। वो ये होता है इसमें बेसिकली रिसर्चर वैसे ही होता है कि कन्वीनियंटली जो उसको सैंपल मिलता है उससे डाटा लेता है, लेकिन 1 बाय 1 लेता है। मीन्स मैं एक सैंपल से मैंने डाटा लिया, एक बंदे से मैंने डाटा लिया, डाटा लेने के बाद मैंने उस डाटे को जो है उसका एनालिसिस किया, उसके रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स निकालने के बाद फिर मैं अगले बंदे की तरफ किया। इसमें हम जो है कंसेक्यूटिव लोगों से हम डाटा नहीं लेते, 1 बाय 1 हम डाटा लेते हैं। हम एक बंदे का डाटा लेके उसका सारा प्रोसेस करते हैं, सारा प्रोसेस करने के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट बंदे की तरफ मूव करते हैं। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर आपके सैंपल के अंदर कोई इशू होगा तो वो आपको उसी टाइम में पता चल जाएगा। इसमें आपकी जो रिसर्च की रिफाइनमेंट होती है या उसकी जो हम कह सकते हैं कि चांसेस या फाइन ट्यूनिंग हम कह सकते हैं, ये दैट वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड। हम
हम उस रिसर्चर की बेसिकली एक तरह से फाइन ट्यूनिंग हो रही होती है कि उसके जो भी नेगेटिव्स होते हैं एक सैंपल को सिलेक्ट करते हुए वो उसको दूर करके जो अगला सैंपल लेगा तो उसमें फिर वो नेगेटिविटी या फ्लॉज वो वाले नहीं होंगे जो फर्स्ट सैंपल के अंदर थे। ये कंसेक्टिव सैम्पलिंग का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि इसके अंदर फाइन ट्यूनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कोटा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग भी बिल्कुल उसी तरह से है कि जिसमें हम एक पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स के अंदर हम जो है डिवाइड करते हैं, उसके बाद डिवाइड करने के बाद फिर हम डिफरेंट कोटास बना लेते हैं और उसके बाद हम उनको रिक्रूट करते हैं। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग है दैट इज़ द कोटा सैम्पलिंग। मिसाल इसकी मैं दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप लोगों की डाइटरी प्रेफरेंसेस को आप देखना चाह रहे हैं कि एक इंसान जो है वो वेजिटेरियन है, वो जो है मीट को पसंद करता है या वो फास्ट फूड को पसंद करता है। तो आप 3 तरह के आप उसके जो है आप कोटास बना लेंगे, वेजिटेरियन, मीट ईटर्स और फास्ट फूड। हमने मिसाल के तौर पर 200 हमने बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो हम पहले से मतलब ये चीज़ें हम ये कोटास हम पहले से बना लेते हैं कि हमने 200 बंदे इस तरह के लेने हैं जो वेजिटेरियन होंगे, 200 बंदे हमने इस तरह के लेने हैं जो फास्ट फूड को लाइक करते होंगे और 200 बंदा हमने इस तरह से लेना है जो मीट ईटर्स हैं या मीट को लाइक करते हैं। तो ये बड़ी इजी और एग्जैक्ट एग्जांपल है कोटा सैम्पलिंग की। इसके बाद है जी जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। जो जजमेंटल सैम्पलिंग होती है या पर्पसिव सैम्पलिंग होती है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी उसकी जजमेंट के ऊपर ये बेस करती है। इसमें इसकी सबसे डाउन साइड यही होती है, रिसर्चर्स बायसनेस इसके अंदर होती है कि रिसर्चर कि उसकी ज़ाहिर है फेवरेटिज्म के चांसेस होते हैं, उसकी बायसनेस के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ये सबसे बड़ी डाउन साइड है इसकी जजमेंटल सैम्पलिंग की। इसके बाद जो इसकी फाइनल एक और टाइप है दैट इज़ द स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग हम उस टाइम करते हैं जब हमें पॉपुलेशन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्रांसजेंडर्स के ऊपर अगर हम जो रिसर्च कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कहीं से एक सैंपल को ढूंढते हैं, एक बंदे को ढूंढ के उसके बाद फिर आगे फर्दर जो है उससे हम पूछते हैं कि जी आपकी कम्युनिटी के लोग मज़ीद कहाँ पर रहते हैं। तो फिर वो बताएगा कि वो जो है उस जगह पे रहते हैं, XYZ जगह के ऊपर रहते हैं। इसी तरह से जो डिजीज़ेज़ होती हैं जिसको लोग मतलब एक ऐसी डिजीज़ जो कि ज़्यादा वेल नोन नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह की डिजीज़ का बंदा अगर हमें कोई मिल जाता है तो फिर वो आगे फर्दर हमें बताएगा कि इससे रेलिवेंट डिजीज़ के लोग फलानी जगह के ऊपर रहते हैं। तो फिर हम बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करके ये बेसिकली जो हमारा सैंपल होता है ना वो हमें आगे फर्दर हमें बताता है कि जी वो उस जगह के ऊपर इस तरह के लोग रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करके इसने अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया है या सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है। अब इसके अंदर जो अब एंड में मैं एक मेन जो आपको बात करना चाहूँगा वो ये है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डिफरेंस क्या है। ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको हम टोटली रैंडम सिलेक्ट करते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडम सिलेक्ट नहीं करते। इसके अंदर सैंपल की बायसनेस जो है वो ज़्यादा होती है और एक सब्जेक्ट की जजमेंट मींस कि रिसर्चर की जजमेंट जो है वो ज़्यादा अहम होती है इंस्टेड ऑफ रैंडम। इसके बाद सेकंड है जी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एवरीवन इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी के अंदर, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज नॉट नोन। इसमें ये नहीं है कि उस हर बंदे के चांसेस नहीं होते, नॉट एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसके बाद जो इसके थर्ड जो इसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें रिसर्चर बायसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर रिसर्चर्स बायसनेस जो है वो
थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ज़ाहिर है वो खुद से एक सैम्पल को सिलेक्ट करेगा तो उसमें बायसनेस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये डाइवर्स पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ की जाती है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिकदार में है और अवेलेबल है तो इसमें हम करते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें जो है डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं होती, उसमें जो पॉपुलेशन होती है वो मोस्टली लिमिटेड होती है। तो ये बेसिकली इनका मेन डिफरेंस था प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का। आप लोगों को अगर इसमें इन दोनों इसकी टाइप्स के अंदर और इनकी अगर फर्दर टाइप्स है उसके अंदर अगर कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।